दोस्तों, क्या आपने भी ये फेस किया है कि आपकी जो पैसेंजर ट्रेन है जिसमें आप बैठे हुए हैं उसके बगल से एक फ्रेट ट्रेन या मालगाड़ी निकलती है और उस मालगाड़ी को निकलने दिया जाता है और आपकी पैसेंजर ट्रेन को डिले कर दिया जाता है। इस इंडियन रेलवेज की लचर हालत को हम सभी जानते हैं। बट क्या ये लचर हालत अब रहने वाली है ज्यादा दिनों तक? जी नहीं। इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत भारत की गति शक्ति मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने का फैसला लिया है, जिसके अंदर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स मतलब फ्रेट के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे और यहां पर केवल फ्रेट ट्रेन ही चलाई जाएंगी, जिससे कि जो मालगाड़ियां हैं वो समय तक मार्केट तक गुड्स को पहुंचाएं और उससे महंगाई न बढ़ने पाए और साथ ही साथ जो पैसेंजर ट्रेन हैं उनमें बैठे पैसेंजर्स को भी असुविधा ना हो। आज हम डीएफसीज के बारे में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके, टू द टॉपिक। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है? तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे ट्रैक्स ले डाउन कर रही है जहां पर केवल हमारे देश में गुड्स ले जाने वाली ट्रेन दौड़ेंगी, मतलब मालगाड़ियां दौड़ेंगी या फ्रेट ट्रेन दौड़ेंगी। इट इज अ हाई स्पीड एंड हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर that is exclusively meant for the transportation of freight or in other words goods and commodities. Commodities एक जगह से दूसरी जगह अगर सही समय पर ना पहुंचे तो उस बाजार में महंगाई बढ़ जाती है, इंडस्ट्रीज को समय पर रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है, बिजनेस डेवलपमेंट रुकता है। पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन के बीच में चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट को भारत सरकार ने दूर कर दिया है और फ्रेट ट्रेन के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाने चालू कर दिए हैं और कई सारे ट्रैक्स तो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गए हैं। ये सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं ये कई सारे सी पोर्ट्स को जोड़ते हैं, वाटरवेज को जोड़ते हैं, रेल और रोड नेटवर्क को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इंश्योर करते हैं। इन फ्रेट कॉरिडोर्स की अगर हम बात करें तो देयर आर टू ऑपरेशनल फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न फ्रेट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर दादरी यूपी से जेएनपीटी महाराष्ट्र को जोड़ता है, एक सी पोर्ट को जोड़ता है, और दूसरी तरफ जो हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर है जो कि और लंबा कॉरिडोर है वो लुधियाना पंजाब से जाकर दानकुनी, कोलकाता के पास एक जगह है दानकुनी, उसको जोड़ता है। वहां से वाटरवेज के थ्रू हम जा सकते हैं आगे पोर्ट तक। ठीक है, तो ये दो हमारे ऑपरेशनल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं। एक 1499 किलोमीटर का है और एक 1839 किलोमीटर का है। तो इससे हमें पता चलता है किस तरह हम कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि और कौन कौन से फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जो आगे चलकर आएंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जैसे कि खड़गपुर से विजयवाड़ा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर या ईस्टर्न कोस्ट कॉरिडोर। ठीक है, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर है जो कि पालघर को जोड़ता है दनकुनी से। अगेन जो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसको ये ईस्ट वेस्ट जो सब कॉरिडोर है ये भी उससे मर्ज्ड है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, उसके अलावा ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 2 भी है जो राजगढ़ सावन को अंडाल नाम की जगह से जोड़ता है। नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर है जो विजयवाड़ा को इटारसी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। राइट, तो इस तरीके से देयर आर मल्टीपल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हमारे सामने आने वाले हैं। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए टेक्स अ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखने के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया। स्पेशल पर्पस व्हीकल ऐसी कंपनीज होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टारगेट या टास्क को लेकर चलती हैं। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो है DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली एंड इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, इसके अलावा इट एंगेजेस इन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, deployment of resources, monetary resources, building, upkeep and operation of DFCs, मतलब dedicated freight corridor से related जो भी implementation related काम है, task based काम है, वो सारे के सारे DFCCIL ही संभालता है। It could be a very important question in your prelims paper as well। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन dedicated freight corridors के फायदे क्या हैं। देखिए, देश में जब भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है उससे पहली चीज जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। प्लस रेलवेज का अपने आप में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है दोनों ही फॉरवर्ड लिंकेजेस पर और बैकवर्ड लिंकेजेस पर।
ठीक है, रेलवेज बनाने के लिए हमें कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनसे रॉ मटेरियल चाहिए, और रेलवेज के बन जाने से कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका बिजनेस जो है वो काफी आसान हो जाएगा, फ्लूइड हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें पावर प्लांट्स की, तो उन तक कोयला आसानी से पहुंच जाएगा। और रेलवेज बनाने के लिए हमें स्टील इंडस्ट्री की, आयरन इंडस्ट्री की जरूरत है, तो हमें आसानी से हमें लोहे और हमारी इस्पात की, स्टील की इंडस्ट्रीज हैं वो चल जाती हैं। प्लस एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से ना देश की नेशनल इनकम बढ़ती है, राइट, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है रेलवे सेक्टर। ठीक है, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? देयर विल बी इंक्रीज्ड कैपेसिटी, हमारी ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। The DFC can handle around 1500 million tons of freight annually, right? Increasing current rail capacity by 70%. रेलवे से हम जितना फ्रेट ट्रांसपोर्ट करते हैं अभी, उसका 70% ज्यादा हम कर पाएंगे अगर हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना लेते हैं, राइट? इसके अलावा जो कंजेशन का इश्यू है रेलवेज में, क्योंकि हमारे पास जो पटरियां हैं, सिंगल गेज, डबल गेज, वो ब्रॉड गेज एंड नैरो गेज, वो पटरियां जो है वो अभी कम है। अगर हम डीएफसी को बिल्ड कर लेते हैं, डीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से मैच्योर लेवल पे ले आते हैं, तो इससे रेलवेज का जो कंजेशन है, पैसेंजर ट्रेन्स और फ्रेट ट्रेन्स के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो देश की मोबिलिटी बढ़ेगी। इससे रेलवेज से हम रैपिड ग्रोथ, रैपिड फ्रेट मूवमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। अगर हम यहां पर थोड़े से स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो मिलियन ग्रॉस टन किलोमीटर्स, मतलब एक ट्रेन कितने मिलियन ग्रॉस टन किलोमीटर्स, मतलब कितने किलोमीटर्स तक, कितने मिलियन टन तक फ्रेट लेके जा रही है। तो 2021-22 की अगर हम बात करें, तो 19,816 मिलियन ग्रॉस टन किलोमीटर फ्रेट कैरी होता था। आज वही बढ़कर लगभग 2.5 गुना हो गया है, 46,834 मिलियन ग्रॉस टन किलोमीटर फ्रेट ट्रेन्स कैरी करती हैं, राइट? ये बढ़ गया है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से। इसके साथ ही ट्रांजिट टाइम बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा, ट्रांजिट टाइम काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हम फ्रेट की अगर बात करें तो रोड पर ज्यादा डिपेंडेंट है। तो डीएफसीज रिड्यूस ट्रांजिट टाइम्स फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 60 आवर्स टू अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेट। अब देखिए, गुड्स और कमोडिटीज जितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगी, उतनी जल्दी उनकी बिक्री होगी, उतनी जल्दी वो सेल होंगी, और जितनी जल्दी वो सेल होंगी, उतनी जल्दी वो जीडीपी का पार्ट बनेंगी, जीडीपी में ऐड होंगी। इसलिए देश की तरक्की के लिए हमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक नया आयाम स्थापित करने की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके हमें डीएफसीज को डेवलप करना ही करना है। This significant time saving is crucial for industries reliant on timely deliveries and efficient supply chains. अगर supply chains अच्छी नहीं होती हैं, तो कोई भी बिजनेस डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि वो समय पर मार्केट की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता। डीएफसीज के फायदे क्या हैं और देख लेते हैं थोड़ा। फ्रेट ट्रेन की स्पीड लगभग 25 किलोमीटर पर आवर होती थी, बट डीएफसी बनने के बाद वो एवरेज स्पीड लगभग 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। मतलब 3 गुनी तो भाई स्पीड ही बढ़ गई केवल, और मैक्सिमम स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर आवर तक हो जाएगी अगर सामने कोई नहीं है। ठीक है, फ्रेट ट्रेन की अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो 58 वैगन में ये 5000 टन कैरी कर सकती हैं, और साथ ही साथ 1500 मीटर्स की होंगी, तो 120 वैगन्स में ये 13,000 टन तक कैरी कर सकती हैं। यहाँ पर जो ये 58 वैगन्स का जो मीटरेज है, मतलब उनकी जो लेंथ है, वो लगभग 700 मीटर है। तो 700 मीटर में 5000 टन का फ्रेट कैरी कर सकती हैं। ठीक है, पुरानी ट्रेन। और अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाता है, तो हमारी जो वैगन्स हैं वो बढ़ जाएंगी, 120 वैगन्स हो जाएंगी। 1500 मीटर की वैगन्स लगभग 13,000 टन तक सामान कैरी कर सकती हैं। पावर की अगर हम बात करें, तो 4000 से 5000 हॉर्स पावर इनका लोकोमोटिव होता था। अब 12,000 हॉर्स पावर की ट्रेन ऑलरेडी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चल रही हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में लगभग 9,000 हॉर्स पावर की ट्रेन ऑलरेडी चल रही हैं। ट्रैक किस तरीके से, ट्रैक में कितना, ट्रैक बिछाने में कितनी तेजी आई है, तो अगर हम बात करें पर डे में लगभग 100 से 150 मीटर ट्रैक ले डाउन किए जाते थे, अब वही पर डे हो गया है लगभग 1.5 किलोमीटर, क्योंकि इसमें मशीन्स का यूज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, तो 10 गुना स्पीड हो गई है ट्रैक लेइंग की। ठीक है, उसके अलावा इट विल इनिशिएट ऑन पायलट बेसिस इन इंडियन रेलवेज नेटवर्क टाइम टेबल फ्रेट ट्रेन्स, बट यहां पर ऑल ट्रेन्स विल रन एज पर टाइम टेबल। ठीक है,
टाइम टेबल को यहाँ पर मैनिपुलेट किया जा सकता था, बार बार डिले होती थी ट्रेन। यहाँ पर सारी ट्रेन टाइम टेबल पर ही रन करेंगी, टाइमली रन करेंगी, उससे टाइमली डिलीवरी इंश्योर की जा सकती है। जॉब क्रिएशन होगा, रेलवेज अपने आप में बहुत जॉब देता है। जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, पूरे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन के तैयार होंगे, तब तो जॉब मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होने से कई सारे परमानेंट जॉब्स भी क्रिएट होंगे। इट विल क्रिएट ओवर 1 मिलियन जॉब्स, 10 लाख लोगों को जॉब मिलेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कंस्ट्रक्शन, operations and logistics. This job creation will support local economies and contribute to skill development as well. ठीक है। Environmental benefits क्या है? देखो भाई, रोड में आपको ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह भेजने की कॉस्ट भी ज्यादा आती है, ये आप सभी ने फेस किया है। तो हम फैक्टर कॉस्ट को कम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करके, और उसके साथ ही साथ कार्बन एमिशन लगभग 30% तक कम होते हैं अगर हम रेलवे को मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज करें। तो एनवायरमेंटल कॉस्ट भी इसकी बहुत कम आने वाली है। इट विल प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अलाइनिंग विद इंडियाज कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग एमिशंस, राइट। पेरिस एग्रीमेंट में हमारे ये टारगेट्स थे, हमने इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस कुछ बोले हुए थे, उसके बाद पंचशील हमने अपडेट किया, तो ये टारगेट्स हम पूरे कर पाएंगे। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आईओटी का यूज होगा, जीपीएस ट्रैकिंग होगी, बिग डेटा एनालिटिक्स, मतलब किस तरीके से ट्रेन चल रही है तो एक बिग डेटा इनका क्रिएट किया जाएगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, मतलब क्या क्या खराब हो सकता है ट्रेन में उसका प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस किया जाएगा। दिस इंटीग्रेशन विल इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस डाउन टाइम इन द लॉजिस्टिक्स सेक्टर। तो जैसे ही हम टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं वैसे ही हमारी डेप्रिसिएशन कॉस्ट कम हो जाती है, तो फैक्टर कॉस्ट कम हो गई, एनवायरमेंटल कॉस्ट कम हो गई और डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी कम हो गई। भाई इसके सक्सेस होने के कुछ एग्जांपल्स हैं, तो हाँ, countries like China have seen 25% increase in freight efficiency with dedicated corridors. फ्रेट के लॉजिस्टिक्स के लिए, फ्रेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाइना ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स यूज किए, 25% तक एफिशिएंसी बढ़ गई। यूएस इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम सिमिलरली इनहैंस्ड लॉजिस्टिक्स, ठीक है, अलग से हाईवेज बनाए यूएसए ने, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट को भेजने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट रूट्स can significantly transform economies. इकोनॉमी पार्ट में GS3 में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपके सिलेबस में साफ साफ सबसे ऊपर टॉपिक दिया हुआ है। आप अगर सिलेबस को चेक करेंगे तो इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दिया हुआ है। तो आपके देश में रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या इश्यूज हैं, इस पर यूपीएससी लगातार सवाल पूछेगा, और ये आपका पूरी तरीके से मैंने एक मेंस का आंसर ही मान लीजिए मैंने डिस्कस किया है। सो फॉर कीप वॉचिंग these videos, these informative videos, do subscribe to the channel. Thank you so much.